नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपको जैसा कि पता है कि हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसके लिए अभी हम कोशिश करते हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से मनोज मालवीय जी मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं सुमन सौरभ हायर सेकेंडरी स्कूल के, और हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है, छात्रा भी है, जिनका नाम अर्शी खान है, जो 12th में इस वक्त पढ़ रही है, 12th क्लास की स्टूडेंट है। मनोज जी और अर्शी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए, सबसे पहले हम इस लक्ष्य कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि आपको बताया कि हमारा मकसद लक्ष्य कार्यक्रम का यही होता है कि एजुकेशन से जुड़े उन लोगों से आपको इंटरेक्ट कराना, रूबरू कराना, और बेहतर और उपाय क्या हो सकते हैं शिक्षा के स्तर में, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं मनोज जी आप ही से सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं और मुझे अभी जैसा कि आपने बताया पता चला आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। एजुकेशन की फील्ड में आपको कितना वक्त हो गया, कैसे आपकी शुरुआत हुई, क्या वो मैसेज था जो आपने सोचा कि मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना है, टीचिंग फील्ड में जाना है? ओवरऑल स्कूल की जर्नी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। सर्वप्रथम क्या है, मेरा परिवार जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ परिवार है। मेरे फादर भी टीचिंग क्षेत्र में थे, इसलिए वहीं से एक्सपायर होकर मैंने शुरू से टीचिंग को चुना। मैथ्स में मेरी रुचि थी और मैंने कई स्कूलों में पहले अपना मार्गदर्शन के रूप में कार्य किया। मैथ्स को मैंने अपना जॉब भी और एजुकेशन में मैथ्स मेरे पर बहुत अच्छा मैथ्स रहा। बच्चों को मैंने पढ़ाना चालू किया, कई बच्चों को शिक्षाएं दी जो आज बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। और मेरा प्रयास यही रहा कि बच्चों में मैथ्स के प्रति जो डर है उसको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए मैंने निरंतर प्रयास किए और उसमें सफल भी रहा। चलिए, तो सुमन सौरभ हायर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर हैं मनोज मालवीय जी, वो हमें बता रहे हैं। मनोज जी, मैंने जितना समझा है, चूंकि मुझे जर्नलिज्म में करीब 7 साल से अधिक वक्त हो गया है, जब मैं अपनी स्कूलिंग टाइम में था तो मैथमेटिक्स मेरे लिए खास तौर पे इंडिविजुअल में अपनी बात करूं तो बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट मुझे लगता था। कई स्टूडेंट्स के लिए मैं देखता हूं कि मैथमेटिक्स को बड़ा वो टेंशन के तौर पे लेते कि अरे बाप रे बहुत कठिन सब्जेक्ट है, और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि तो बड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसमें स्कोरिंग बहुत अच्छे से होती है और बहुत ईजिली हम मैथमेटिक्स को लेते हैं। आप जब बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, आप जब पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम को लेकर पर्टिकुलर आपका क्या तजुर्बा रहा है? सबसे पहले बच्चों को क्या है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना होता है। कभी भी क्या है, डर को भगाने के लिए, जैसे बच्चा साइकिल चलाता है, यदि उसको कैची सीखना आ गया तो उसकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले छोटे छोटे उससे जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जब बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो वो खुद ब खुद अपने आप उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसे मैथ्स अच्छा लगने लगता है। और जहाँ उसने प्रैक्टिस खुद करना चालू कर दिया, वहीं वो मैथ्स का मास्टर बन जाता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे बच्चा उतना ही सफल होगा। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी ने। और मैं जितना समझता हूं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स मानते भी हैं कि बड़ा स्कोरिंग और इजी सब्जेक्ट होता है, इसमें स्कोर करना बहुत इजी होता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिस फिर वो मैथमेटिक्स से नहीं, जीवन के हर फील्ड में ज़रूरी होती है, क्योंकि कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इंसान को प्रैक्टिस ही मजबूत भी बनाती है और परफेक्ट भी बनाती है। अर्शी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 12th की स्टूडेंट्स हैं और अर्शी भी इसी स्कूल में पढ़ रही हैं। पहले तो अर्शी आपसे जानना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस बतौर स्कूल में पढ़ने को लेकर कैसा है, और कैसा आप यहाँ माहौल देखती हैं स्कूल में जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपसे, कैसे आप सब मैनेज करती हैं, आपका एक्सपीरियंस? यहाँ पे बहुत अच्छा स्कूल है। मैं 9th से हूँ यहाँ पे। जो टीचर्स का समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। मतलब बातों बातों में वो हमें एक ऐसा टॉपिक्स बता देती हैं जो हमें याद भी हो जाता है और वो हम आगे भी रिवाइज करते रहते हैं। तो बर्डन या लोड तो नहीं लगता कभी कभी, क्योंकि कई बच्चों को टेंशन भी होता है कि पढ़ाई के नाम पे एक लोड रहता है। आप अपनी एग्जाम्स की तैयारियां कैसे करती है, टीचर्स के होमवर्क जो टीचर्स देते हैं, जो तैयारी करने की बात कहते हैं, उसे आप कैसे मैनेज करती हैं? अपना शेड्यूल क्या रहता है आपका? हमारा शेड्यूल यही रहता है कि एक टाइम टेबल से चल रहे हैं अभी तो, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तो अभी शुरुआत में बहुत परेशानियां हुई हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, यही सब हो रहा था। जी,
चलिए मैं लौटूंगा आपके पास अर्शी। मनोज जी से मैं चूंकि ये सवाल पूछना चाहूँगा। मनोज जी, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, सर्विसेज वाले मैन भी होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मिलना मुझे भी पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। कहीं ना कहीं एजुकेशन को मैं मानता हूँ हम दूसरों को शिक्षित करते हैं, हम मार्गदर्शित करते हैं। एजुकेशन फील्ड से आपका नाता है और उसी एजुकेशन फील्ड से बंसल समूह का भी एक बड़ा नाता है। भोपाल में बंसल कॉलेज है, बंसल समूह भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अग्रणी। बंसल समूह के इस योगदान को आप कैसे देखते हैं? बंसल समूह का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिकल फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, मीडिया फील्ड हो, रोजगार फील्ड हो, बंसल समूह का निश्चित तौर से भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश में कहें बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित तौर से रोजगार के क्षेत्र में जो काम कर रहा है बंसल समूह, टेक्निकल क्षेत्र में काम कर रहा है, बच्चों के एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहा है, वो सराहनीय योगदान है। मनोज जी, ये भी मैं जानना चाहूँगा क्योंकि अभी बीते साल जो कोरोना का साल रहा, लॉकडाउन में अधिकांश लोगों का घर में वक्त बीत गया। पहले वो दौर था जब हमारे माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे, बनोगे खराब। तो पहले शिक्षा को बड़ी महत्ता दी जाती थी। फिर एक दौर आया जब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री को बड़ा महत्ता दी जाने लगी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड मैं देख रहा हूँ कि स्मार्ट एजुकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्रियां ले लो और फिर महान बन जाओ। स्मार्ट नॉलेज, स्मार्ट एजुकेशन इज मस्ट कंपलसरी। बदलते दौर में, 21वीं सदी के इस दौर में एजुकेशन के साथ इस दौर को, आप शिक्षा के दौर को कैसे देखते हैं? मुख्यतः क्या है, ये मशीनी युग है। टेक्निकल होना अति आवश्यक हो गया है आजकल बच्चों को। और प्रैक्टिकली नॉलेज जब तक बच्चों को नहीं होगा वो किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं होगा। तो उसे आज प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए थ्योरी नॉलेज के अलावा। जब तक वो प्रैक्टिकल में जितना ज़्यादा अपना समय देगा उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा और वो निश्चित तौर से अपने जीवन में सफल होगा। बिल्कुल ठीक कहा। मनोज जी का एक मैसेज ये भी मिलता है कि हमें स्मार्ट, ज़माने के साथ स्मार्ट बनना ही पड़ता है, हमें मल्टी टैलेंटेड बनना ही होगा क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और आपको हराने के लिए या आपको बीट करने के लिए कई लोग लाइन में खड़े हैं। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मशीनी युग में 21वीं सदी के इस दौर में एजुकेशन भी स्मार्ट हो चली है और उसी दिशा में मनोज जी आगे बढ़ रहे हैं। अर्शी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप अभी अपनी स्कूलिंग लाइफ में हैं, आपका 12th चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज लाइफ में आ जाएंगी। अभी तक एग्जाम पैटर्न्स की हम बात करें तो कहते हैं स्कूलिंग लाइफ में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है। कॉलेज लाइफ में इतना अनुशासन और डिसिप्लिन नहीं होता। अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को आप कैसे तय करती हैं? सब्जेक्ट्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, स्कोरिंग को लेकर, पेरेंट्स की भी बात आपको सुनना पड़ती होगी, टीचर्स की बात भी आपको सुनना पड़ती होगी। टारगेट आप कैसे तय करती हैं और उस पर काम कैसे करती हैं? मेरा एम है MBA करना और मुझे उसको पूरा करना है। मैं उसी को लेकर, मैं उसको ध्यान में रख के स्टडी, अधिकतम समय स्टडी करती हूँ और उससे रिलेटेड जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उसको लेती हूँ, उसको अपने साथ रखती हूँ और उसी तरीके से मैं अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ा रही हूँ। मैं फ्यूचर्स में एक सक्सेस मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ एंड आई होप आई कैन डू इट। क्या पेरेंट्स का आपको किस तरह से सपोर्ट मिलता है? क्या पेरेंट्स आपके टारगेट से? पेरेंट्स का मुझे ये सपोर्ट से कि जो मैं अपने खाने पीने में जो विशेषताएं मैं अपने उसका जो वो बनाती हूँ, तो वहाँ पे मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट है यही कि मुझे अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे रहा है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स भी अब काफ़ी खुले दिल के हो गए हैं, खुले दिमाग के हो गए हैं, प्रेशराइज नहीं होता है। पहले वो दौर था जब माँ बाप कहा करते थे कि मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लेकिन आज की यूथ, आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट खुद तय करते हैं कि उनका जॉनर किस इंटरेस्ट में है, वो क्या करना चाहते हैं, और फिर माँ बाप जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चों की हेल्प भी करते हैं। मनोज जी, आपसे मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये रहेगा, हम ये देखते हैं कि आज के दौर में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी स्कूलिंग लाइफ में, मैं कहूँ 11th 12th भी पास कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हमने करियर में करना क्या है, हमें आगे किस दिशा में जाना है। और ऐसे वक्त सबसे ज़रूरी होता है काउंसलिंग। आपसे जब स्टूडेंट मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, करियर काउंसलिंग आप कैसे करते हैं? मुख्यतः करियर काउंसलिंग क्या है, बच्चों को 8th 9th जब बच्चा जाता है तो वहीं से गाइडेंस करना होता है। पहले देखना पड़ता है कि उसकी रुचि किस फील्ड में है और उस फील्ड के जितने भी कम से कम 8 या 10 अपन टॉपिक चुन लेते हैं और बच्चे को सामने रखते हैं। मुख्यतः इसमें 4 चीज़ें बहुत कंपलसरी है। एक तो करियर गाइडेंस के लिए बच्चा खुद, दूसरा पेरेंट्स, तीसरा टीचर और चौथा उसका मित्र।
ये 4 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इन 4 चीज़ों से वह अपने गाइडेंस को निर्धारित कर सकता है। पहले तो वो खुद जाने कि हमारी योग्यता क्या है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। उसको तराशने के लिए माँ बाप होते हैं। माँ बाप देखें कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उस पर थोपे नहीं। यदि थोप दिया तो बच्चा निश्चित तौर से अपनी फील्ड से भटक जाएगा। उसका जहाँ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट को, उसकी फील्ड को निकाल कर उसको तराशा जाए तो वो निश्चित तौर से सफल होगा। फिर मुख्यतः आता है टीचर। टीचर को मालूम होता है कि बच्चा किस फील्ड में है, कहाँ तक मास्टर है, किस फील्ड में जाने का इच्छुक है और क्या कर लेगा। ये टीचर बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो टीचर सबसे अच्छा गाइडेंस देता है, कैरियर में मार्गदर्शक का रूप में कार्य करता है। बच्चों को 8-10 जो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो उसको टॉपिक दे देता है, वो उसमें से बच्चा चुन सकता है और उसे मार्गदर्शन मिल जाता है कि ये फील्ड मेरे लिए बहुत अच्छी है, तो उसमें से चुनने के लिए उसको वो मिल जाता है। और जब वो जिस फील्ड में जाता है, जहाँ कोचिंग वगैरह जाता है, तो वहाँ क्या होता है कि फ्रेंड सर्किल जो होता है वो काम आता है। और वो फ्रेंड सर्किल जो है कि किसी दिन बच्चा मान लो एब्सेंट हो गया तो उसे कहीं कोर्स करना हो तो वो फ्रेंड सर्किल से पूछ के अपने गोल को बना सकता है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। कैरियर बनाने के लिए टीचर और माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन बच्चों की प्रतिभा को जानना होगा कि वह किस फील्ड में जाना चाहता है, उसी फील्ड में बच्चों पे थोपा नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनोज जी, और जाहिर है कि पेरेंट्स का इसमें सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मनोज जी, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, मैं आप ही के स्कूल सुमन सौरभ हायर सेकेंडरी स्कूल की अगर बात करूँ, वहाँ पे जाहिर है आपका स्टाफ भी होगा टीचर्स का। आप टीचर्स को कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें आप क्या मैसेज देते हैं? और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूँगा कोरोना काल में संक्षिप्त में कि आपके स्कूल में कैसा संचालन रहा स्टडीज़ को लेकर, और अब चूंकि दौर बदल गया, एक बार फिर से हम बैक टू नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं, आने वाले वक्त के लिए आप क्या विजन रख रहे हैं स्कूल का, स्टाफ का, स्टूडेंट्स का और स्टडीज़ का? पहले तो कोरोना काल ने बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था, सोच समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर धीरे धीरे हमने ऑनलाइन पढ़ाई चालू की, ऑनलाइन की तरफ रुझान, बहुत सारी तकलीफ़ें आई। कई पेरेंट्स के पास मोबाइल की परेशानी थी, कई गरीब पेरेंट्स थे। धीरे धीरे करके मैनेज हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुई। उससे बच्चा निरंतर धीरे धीरे अभ्यस्त हुआ। उसमें बच्चों को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा ऑनलाइन में, लेकिन अब बच्चा अभ्यस्त हो गया है ऑनलाइन के विषय में और धीरे धीरे वो चालू हो गई प्रक्रिया। टीचरों को भी, कई टीचरों को गाइडेंस देना पड़ा, दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल होता गया और एक सुचारू रूप से ऑनलाइन पढ़ाई चलने लगी है बच्चों की, और बच्चा भी उस फील्ड में अब ढल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का जो मानसिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, वो सुधारने के लिए स्कूल की अति आवश्यकता होती है और वो ऑनलाइन एजुकेशन में संभव नहीं है। तो बच्चा जब तक स्कूल में नहीं आएगा उसका पूर्णतः मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि अब हम धीरे धीरे लौट रहे हैं, स्कूलों में बच्चे 9 से 12 तक आने लगे हैं। अभी संख्याएं कम हैं लेकिन धीरे धीरे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं और हम सुचारू रूप से शिक्षा के पुनः अपना क्षेत्र को जागृत। चलिए, यानी बैक टू नॉर्मल की लाइफ की तरफ जो दुनिया आगे बढ़ रही है उसी दिशा में ये स्कूल भी आगे बढ़ रहा है। और किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना काल इस तरह एक बड़ी आपदा लेकर अपने साथ, बड़ी विपदा लेकर अपने साथ आएगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एजुकेशन पैटर्न के तहत हम शिक्षित तो हो सकते हैं, लेकिन बतौर ऑनलाइन शिक्षा की हम बात करें या फिजिकल क्लास में मौजूद रहकर जो पढ़ाई हम करते हैं, स्टडीज़ हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। इसलिए बच्चों का स्कूल पहुँचना, क्लासरूम पहुँचना बड़ा ज़रूरी होता है। अर्शी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि कोरोना काल ने हमें, हमारी लाइफ को बहुत बदला है, ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, और दूसरी तरफ अपने एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ का भी ख्याल रखना है, अच्छे मार्क्स भी लाना है, पढ़ाई भी करना है। अपनी स्टडीज़ यानी अपनी शिक्षा और अपने स्वास्थ्य को कैसे आपने बैलेंस करके रखा, कैसे आपने दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखा? 2 गज दूरी, मास्क से ज़रूरी, इस स्लोगन ने हम सभी को समाधान दिया है स्वस्थ रहने के लिए। जैसे कि बहुत सी मतलब हमें सिर्फ खुद स्वस्थ रहने से हम कोविड से नहीं सुरक्षित रह सकते। हमारे साथ हमारे परिवार, हमारे साथ जो भी संपर्क में, हम उनको भी सुरक्षित रखना है और स्वस्थ रखना है, जब भी हम कोविड से लड़ सकते हैं। जैसे कि उन्हें भी गाइड करें कि आप कोविड से ये सब। जी,
बिल्कुल, आपने संक्षिप्त में अपनी बात कह दी। मैं समझता हूँ कि 2 गज़ की दूरी है, बेहद ज़रूरी है। मैसेज बिल्कुल हमें पालन करना ही चाहिए एहतियात के तौर पर, और वही मैसेज आरशी देने की कोशिश कर रही है। मनोज जी, मैं बतौर एक्सपर्ट आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि बंसल समूह की मैं अगर बात करूँ तो हमारे बंसल कॉलेज से कई स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद आज बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर टेक्निकलिटीज़ की हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन के हब में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन टेक्निकली भी हमें मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो ठीक है, वो एक लेवल तक ज़रूरी भी है, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है, स्कूल या कॉलेज पास आउट होने के बाद की बात होती है, प्रैक्टिकली वो एक अलग अनुभव होता है। इसके लिए आप स्टूडेंट को क्या गाइड करेंगे कि स्कूल अपने स्कूल पैटर्न या फिर अपने कॉलेज स्टडीज़ के पैटर्न में कैसे सामंजस्य बनाए, और उसके बाद जब अपनी एजुकेशन वो कंप्लीट कर लेते हैं, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे उनके लिए एक नया चैलेंज होता है। इस पूरी जर्नी को आप क्या क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? क्या होता है कि स्कूल में एक सीमित दायरा होता है जहाँ बच्चा छोटे छोटे प्रैक्टिकलों में गुजरता है। जब टेक्निकल एजुकेशन में या इंजीनियरिंग बच्चा करता है तो उसका दायरा बढ़ता है, और जैसे ही दायरा बढ़ता है तो उसे आवश्यकता होती है क्षेत्र की। तो जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ पर विजिट करके बच्चों के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए, तभी उसका टेक्निकल जो एरिया है वो मजबूत होगा और उसका विकास होगा। तो कॉलेजों में मैंने देखा है कि खुद तो व्यवस्थाएं होती है, साथ में जो आउटर ले जाकर उनको जो बच्चों को सिखाया जाता है, कंपनीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है जहां काम होता है, किस तरह से काम होता है, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चे का मानसिक, शारीरिक और सभी तरह से बच्चा कंप्लीट होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अर्शी, वैसे तो आपने बताया कि आप एमबीए करना चाह रही हैं आगे चल के, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की हम बात करें तो बंसल ग्रुप की आपने ऐड भी देखी होगी, बंसल ग्रुप की, बंसल कॉलेज की टेक्निकल ग्रुप की हम बात करें, कौन सी एक पर्टिकुलर विंग आपको पसंद आती है? क्योंकि अलग अलग विंग होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इंजीनियरिंग के, टेक्निकल डिपार्टमेंट के, कौन से विंग को आप पसंद करती हैं पर्टिकुलर? मुझे बंसल इंजीनियर कॉलेज पसंद है, और बाकी सब फील्ड भी अच्छे हैं, लेकिन अभी एमबीए कर रही हूँ तो उस पे उसका टारगेट बना के रखा है मैंने। जी, अच्छी बात कही है। मनोज जी, आपसे जानना चाहूँगा मैं, चूँकि एक सबसे बड़ा मैसेज आज जो पूरे देश भर में सरकार की तरफ से भी खास तौर पे दिया जा रहा है कि हम बच्चियों को भी आगे बढ़ाएं। हालांकि आजकल भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो स्टूडेंट कोई भी तबके का हो, चाहे वो स्टूडेंट के साथ साथ हम टीचर्स की ही बात क्यों ना करें, क्योंकि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, सही एजुकेशन मिले, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए बतौर किसी स्कूल के लिए या फिर कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए। सबको एक सही शिक्षा मिल सके, सही एजुकेशन का पैटर्न मिल सके, इसके लिए आप खामी या फिर कमी कहाँ पर पाते हैं, और क्या आप ऐसी महसूस करते हैं ज़रूरत कि अगर ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हो जाए या फिर एड ऑन हो जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सिलेबस में, तो शायद एजुकेशन में थोड़ा और बेहतर निखार आ सकता है स्टूडेंट्स के लिए? सबसे तो पहले हमें एजुकेशन में बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो किताबी ज्ञान है, आजकल बच्चों पर बोझ बहुत ज़्यादा है, जो कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली और शारीरिक शिक्षा का अभाव है। निश्चित तौर से बच्चे को समय ही नहीं मिल पाता है, एक तो स्कूल से जाता है, फिर घर होमवर्क करता है, तो होमवर्क प्रक्रिया को हमें कम करना होगा। बच्चों को कहीं ना कहीं मानसिक तौर से हमें वर्क जो है वो स्कूल में ही निपट जाए, बच्चों का होमवर्क के लिए ज़्यादा समय घर पर ना मिले। बच्चों को स्टडी करने का समय नहीं है, प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिलता, बोझ के तले बच्चा दब गया है आजकल। तो वो हमें देखना होगा, कोर्सेज को कम करना होगा, और ख़ास तौर से जो हम किताबी ज्ञान है उससे दूर हटके हमें प्रैक्टिकल की ओर जाना होगा, तब बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास हो सकता है। एक चीज़ और समझना चाहूँगा मनोज जी, अगर वर्तमान एजुकेशन प्रणाली की हम बात करें, आप अपने जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके चहुमुखी विकास के लिए आप क्या कोशिश करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, क्या प्रायोरिटी रहती है आपकी स्टूडेंट्स के लिए? हम तो बच्चों को पहले देखते हैं कि बच्चा किस फील्ड में है, कितना गेन कर सकता है और कितना उसका माइंड उसको एब्जॉर्ब करता है, ये हमें देखना पड़ता है। उसी के हिसाब से हम बच्चे को गाइडेंस करते हैं और उतना ही बच्चे पे लोड डालते हैं। यदि बच्चे पे ज़्यादा लोड डालेंगे तो निश्चित तौर से वो अपने उससे भटक जाएगा और शिक्षा के प्रति उसका मन उचट जाएगा। इसलिए उसका इंटरेस्ट पैदा करना है, उसे चाहे भले ही हम कम शिक्षा दें लेकिन अच्छी शिक्षा दें, ये हमारा उद्देश्य है।
चलिए अर्शी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब कोरोना काल नहीं आया था, हम थोड़ा 1 साल पीछे जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, जब दुनिया में कोरोना काल नहीं आया था, कितने घंटे आप पढ़ाई करती हैं, कितना आप प्रायोरिटी से आप अपने सब्जेक्ट्स को टाइम देती हैं पर्टिकुलर, ओवरऑल कितना घंटा अपार्ट फ्रॉम स्कूल स्टडीज़ घर पे आप कितना वक्त देती हैं अपनी स्टडीज़ को, पढ़ाई को? मैं हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देती हूँ, लेकिन बीच में ब्रेक देती हूँ कि मतलब खाना पीना, थोड़ा इंटरटेनमेंट, टीवी वगैरह देखती हूँ, जिससे मेरा माइंड डिस्टर्ब वो ना हो और मैं एक के बाद एक सब्जेक्ट्स पढ़ सकूँ। 1-1 घंटा देती हूँ मैं, और रात में कम समय देती हूँ क्योंकि रात में मुझे किसी को भी याद नहीं होता रात में, और हमारा माइंड वो कंज्यूम नहीं कर पाता है। जी, तो क्या सुबह क्या उठ आप के- भी अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करती जी हैं? जी, अर्ली मॉर्निंग करती हूँ मैं भी। सुबह 5 से उठ जाती हूँ तो 6 बजे से शुरू करती हूँ पढ़ाई, और फिर स्कूल, फिर वहाँ से कोचिंग, घर, और फिर घर। तो जैसा कि आपने बताया अर्शी कि आप एमबीए करना चाहती हैं, उसके बाद फ्यूचर में और आपका क्या प्लान है? एमबीए के बाद आप क्या प्लान कर रही हैं? एमबीए मैनेजिंग ग्रुप में मैनेजमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ मैं, ताकि मैं उससे आगे और अच्छा कर सकूँ। यही मेरा टारगेट है। और सौरभ सुमन हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पे अभी आप पढ़ रही हैं, अपनी 12th क्लास, अभी आप 12th में हैं, कैसा यहाँ का स्टाफ है? यहाँ की स्टडी की हम बात करें तो आपका इंटरेक्शंस टीचर्स से, स्टाफ से कैसा होता है? यहाँ पर स्टडीज़ कैसी होती है? मैं अगर फ्लैशबैक की बात करूँ तो जब कोरोना नहीं आया था। जी, यहाँ पे स्टडीज़ सभी अच्छी हैं, और स्टडीज़ के साथ ही हमें मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है या स्टडीज़ ज़्यादा ऊपर आ रही हैं, तो हमें इक्वल होता है सब। हर सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ते हैं यहाँ पे, और टीचर्स भी हमें अच्छे से गाइड करती हैं यहाँ पे। चलिए, तो ओवरऑल हम बात करें स्कूल की, तो यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी फ्रेंडली माहौल में हम कह सकते हैं कि स्टडी तो करते हैं, उनका इंटरेक्शन भी स्टाफ के साथ, टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली माहौल में होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एजुकेशन, वहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिले, वहाँ के टीचर्स उन्हें मार्गदर्शित करें, ये सबसे बड़ा मेन मोटो इस स्कूल का नज़र आता है। मनु जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि अब हम जैसा कि 2021 में आ गए हैं, वैक्सीनेशन भी आ गई है, बहुत इम्पैक्ट कोरोना का हुआ है, साइकोलॉजी भी, मेंटली भी, और कई इम्पैक्ट के बाद हम जब वापस लौट रहे हैं, आज बजट भी पेश हुआ है, आने वाले वक्त में आप अपने स्कूल के ख़ास तौर पे एक ब्लूप्रिंट की मैं बात करूं, या स्कूल के एक आने वाले वक्त के लिए आप क्या इंटेंशन, क्या मकसद रखते हैं, क्या टारगेट रखते हैं, क्या मैसेज आप उन स्टूडेंट्स या टीचर्स को या पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली, कोरोना को हरा दिया है, और निश्चित तौर से पूरी ताकत से हम पुनः लौट रहे हैं, और पूरे एजुकेशन के साथ, पूरे सिस्टम के साथ फिर से हम खड़े होंगे और फिर से बच्चों की शिक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, और यही मेरी शुभकामना है, सभी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए अर्शी, जाते जाते चूँकि अब समय की कमी है हमारे पास, क्या मैसेज आप स्टूडेंट्स को देंगी खास तौर पे, स्टडीज़ को लेकर खास तौर पे? ये दूंगी कि अपना गोल बनाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं, जिसे आप पूरा करने की पूरी कोशिश करें, किसी भी हालत में उस तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे कि उन चीज़ों में ना जाएं, जैसे आप सोशल मीडिया को आप अपने इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करें, ना कि उससे कोई और चीज़ में जाएं। इससे आप आगे अपना गोल्स को अपना अचीव कर सकते हैं। चलिए, संक्षिप्त में मनोज जी, आप भी क्या मैसेज देंगे उन पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को? मैं पेरेंट्स को यही देना चाहूँगा कि कोरोना का ध्यान रखते हुए बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखें, और निश्चित तौर से उन्हें स्टडी कराते रहें। वर्क पर होम की स्थिति है तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय दें। इस समय बच्चों को बहुत आवश्यकता है आपके समय की, और यदि आप समय देंगे तो बच्चों का जो ये काल है वो निश्चित तौर से कट जाएगा, और बच्चा अपना स्टडी भी निरंतर करता रहेगा। चलिए, तो बैक टू नॉर्मल में तो हम लौट ही रहे हैं, वैक्सीनेशन भी आ ही चुकी है, बुरा दौर जो पिछले साल हमने कोरोना काल का देखा, अब उससे हम काफ़ी इतर आ गए हैं, हम एक पॉजिटिविटी के साथ नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सारी उम्मीदें नया साल लेकर आया है। और एजुकेशन फील्ड की हम बात करें तो जाहिर है कि शिक्षा प्रणाली की हम बात करें, सिलेबस की बात करें, एजुकेशन हब की हम बात करें, एक बार फिर से न्यू नॉर्मल की तरफ लौट रहे हैं। अर्शी और मनोज जी, आप हमारे साथ इस लक्ष्य कार्यक्रम में शामिल हुए, सवालों के जवाब दिए, आपने अपना वक्त बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।